नमस्ते बच्चों, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो BA द्वितीय वर्ष से संबंधित है। इस वीडियो में हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। उसी क्रम में रीतिकाल की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण सेनापति द्वारा किया गया है। देखिए, प्रकृति चित्रण दो प्रकार से होता है, उद्दीपन रूप और आलंबन रूप। आलंबन अर्थात आश्रय या सहारा, जिसका सहारा लेकर प्रकृति को ही सहारा बनाकर जब कविता की रचना की जाती है तो उसे आलंबन रूप कहते हैं। और जब प्रकृति को पीछे के दृश्य के रूप में दिखाया जाता है तो वहाँ पर प्रकृति मतलब आगे जो मुख्य दृश्य है वो कुछ और चल रहा होगा और पीछे के दृश्य के रूप में सहायक के रूप में प्रकृति को दर्शाया जाता है तो वो प्रकृति का उद्दीपन रूप माना जाता है। रीतिकाल में उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण हुआ है, किंतु सेनापति नामक कवि ने प्रकृति का आलंबन रूप में भी चित्रण किया है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन 12 मासे का चित्रण भी उपलब्ध होता है। 6 ऋतुओं का और कुछ रचनाओं में 12 महीनों का चित्रण यहाँ पर किया गया है, किंतु उसमें मौलिकता और नवीनता नहीं है। जो रीतिकाल में षड ऋतु वर्णन और 12 मासे का चित्रण किया गया है वो अन्य कवियों की नकल सी जान पड़ती है, उनमें किसी प्रकार की नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिनका कि प्रकृति चित्रण इसी प्रकार का है। यहाँ पर पद्माकर के वसंत ऋतु के वर्णन का एक दोहा है। देखिए, विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, बनन में, बागन में बगरियो बसंत है। रीतिकाल में सेनापति के साथ साथ पद्माकर को भी प्रसिद्ध प्रकृति चित्रण करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारे परीक्षा में जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो सेनापति हैं वो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। देखिए, सेनापति के द्वारा किया गया वर्षा ऋतु के वर्णन का एक दोहा मैं आपको बताती हूँ। कुछ पंक्तियाँ। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यहाँ पर वर्षा ऋतु में बादलों की विशेषता बताते हुए, बादलों की प्रशंसा करते हुए, उनकी सुंदरता का बखान करते हुए सेनापति कहते हैं, शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजल के ढोए के। कि जो बादल हैं वो पानी से भरे हुए हैं और इतने काले लग रहे हैं मानो काजल के पहाड़ों को उठा उठा के वो बादल हैं यहाँ पर आ पड़े हैं। इस प्रकार से जो उनकी शोभा है वो किसी भी प्रकार से बखान करने जैसी नहीं है, अर्थात उनका वर्णन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति के अनेक उपमान जैसे कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि को लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सुंदर चित्रण भी प्रकृति चित्रण के अंतर्गत किया था। तो इस प्रकार से प्रकृति चित्रण रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। रीतिकाल का प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, आलंबन रूप में कम हुआ है। रीतिकाल के प्रसिद्ध प्रकृति चित्रण करने वाले कवि हैं वो सेनापति हैं और उसके अलावा पद्माकर को भी प्रमुख प्रकृति चित्रण करने वाला कवि माना जाता है। बाकी बिहारी, देव, मतीराम सभी कवियों ने थोड़ा थोड़ा करके प्रकृति चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। अगली विशेषता है रीतिकाल की काव्य का स्वरूप, कि रीतिकाल में किस प्रकार का काव्य अधिक लिखा गया। काव्य यानी कि प्रबंध काव्य ज़्यादा लिखा गया या मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखा गया या खंड काव्य लिखा गया। तो यहाँ पर रीतिकाल का अधिकांश साहित्य मुक्तक रूप में ही लिखा गया है, ये भी हमें याद रखना है। शुक्ल ने एक उक्ति कही है, प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह अर्थात मुक्तक राजसभा के बिल्कुल उपयुक्त था। यहाँ पर शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों द्वारा किए गए मुक्तक काव्य की विशेषता बताई है कि प्रबंध काव्य
एक विस्तृत वन स्थली की तरह सुंदर होता है, किंतु मुक्तक की सुंदरता भी कम नहीं होती, वो भी एक चुने हुए गुलदस्ते की तरह होता है। और रीतिकाल में इसी गुलदस्ते का उपयोग किया गया, क्योंकि ये गुलदस्ता ही अर्थात मुक्तक काव्य ही उस समय के बिल्कुल अनुकूल था। तो इस प्रकार से जो काव्य का स्वरूप है रीतिकाल में वो मुक्तक रहा। अगली विशेषता देखते हैं साहित्य की भाषा। रीतिकाल में साहित्य की भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपने काव्य की रचना की थी। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की थी, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की थी। अर्थात रीतिकाल में जितना साहित्य लिखा गया वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया। शुक्ल ने इस बारे में भी कहा है कि इस काल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। भाषा जब सैकड़ों कवियों से परिमार्जित होती हुई प्रौढ़ता को पहुंची, तब उसका व्याकरण निश्चित किया जाना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इन्होंने ये ब्रज भाषा की एक कमी बताई है कि ब्रज भाषा की क्या कमी है, कि रीतिकाल तक पहुँचते पहुँचते जो ब्रज भाषा है वो बिल्कुल परिमार्जित होकर प्रौढ़ हो जानी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कवि थे वो तोड़ मरोड़ कर विकृत रूप से भाषा का प्रयोग करते थे, मनमाना उपयोग अपनी रचनाओं में करते थे, और इस प्रकार से जो ब्रज भाषा है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी जहां तक कि उसे पहुंचना चाहिए था। ये उन्होंने रीतिकाल में जो ब्रज भाषा थी उसके दोष की ओर इंगित करते हुए लिखा था। मैंने पहले बताया कि रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की थी, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की थी। इसी संबंध में भिखारी दास जी ने लिखा है, ब्रज भाष हेत ब्रज भाष ही नए अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हो सो जानिए। कि ब्रज भाषा का प्रयोग केवल ब्रज भाषी अर्थात ब्रज में निवास करने वाले कवि ने नहीं किया, बल्कि ऐसे ऐसे कवियों ने ब्रज भाषा को अपनी वाणी बनाया है कि कहा नहीं जा सकता। ब्रज भाषा में अवधी भाषा के शब्द, फारसी शब्द भी हमें मिल जाते हैं। अर्थात रीतिकाल की जो ब्रज भाषा थी उसमें अन्य दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी शामिल किया गया था। रीतिकालीन ब्रज भाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधी शब्दों का प्रयोग किया है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं है। बिहारी ने अवधी के प्रयोग किए हैं, तो वहीं सूर के ब्रज भाषा में पूर्व प्रयोग हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ था, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अतः इस काल की ब्रज भाषा में प्राप्त होने वाले अवधि शब्द स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि जो कवि थे वो लगभग अवध क्षेत्र के थे, तो उन्होंने भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी, किंतु उस ब्रज भाषा में अवधि के शब्दों को शामिल कर दिया। आगे देखिए, रीति मुक्त कवियों ने जिस ब्रज भाषा का प्रयोग किया है वो रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। इन्हीं अर्थात घनानंद ने ही ब्रज भाषा को अच्छी तरीके से पहचाना था। उस काल में जो ब्रज भाषा थी उसकी विशेषताएं क्या थी? नाद सौंदर्य, अनुप्रासिकता, लाक्षणिकता आदि। बिहारी सत से रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, तथा बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। और रीतिकाल की अंतिम प्रवृत्ति के रूप में हम छंद को ले सकते हैं कि रीतिकाल में कवित्व सवैया का अधिक प्रयोग किया गया था। कुछ कवियों ने दोहा छंद का भी प्रयोग किया था। बिहारी दास जी ने दोहे लिखे थे, तो वहीं पर चिंतामणि, भूषण, देव, पद्माकर, मतीराम, सेनापति इन सभी कवियों ने कवित्व सवैया छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया था। तो इस प्रकार से रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं पूरी होती है, जिनको एक बार बिंदुवार हम फिर से देख लेते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। एक नंबर है रीति निरूपण। रीतिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, तीसरी अलंकारिकता, चौथी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इसके अतिरिक्त भोग्यता व चमत्कार प्रदर्शन और भक्ति एवं नीति का उल्लेख, और इसके अलावा एक प्रवृत्ति है नारी भावना का चित्रण,
और इसके अतिरिक्त है प्रकृति चित्रण, तथा अगली प्रवृत्ति मानी जा सकती है जो भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य का स्वरूप। इस प्रकार से ये सब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बिंदु पूरा होता है। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।